हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द पार्ट 2 यूपीएससी। हमने अपना चैप्टर इन्फ्लेशन इसे पूरा का पूरा खत्म कर लिया है और अब हम देखेंगे पीवाईक्यूज लास्ट 15 इयर्स के। लास्ट 15 इयर्स में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं इन्फ्लेशन चैप्टर में, हम उन सारे के सॉल्यूशन देखेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन और सबसे इजी क्वेश्चन, which one of the following is likely to be the most inflationary in its effects? Option A, repayment of public debt. Option B, borrowing from the public to finance a budget deficit. Option C, borrowing from the banks to finance a budget deficit. And option D, creation of a new money to finance a budget deficit. तो जस्ट लाइक आवर फर्स्ट वीडियो, हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसे वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद उसे खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा, देन आपको सॉल्यूशन वाले पार्ट पे आना है। ओके, सो अब अगर हम क्वेश्चन समझने का कोशिश करें तो ये क्या बोल रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन वैसा है जिससे ज्यादा इन्फ्लेशन आएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन है रिपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट। इसका मतलब यह है जितने भी पब्लिक की डेट है उसका अगर पेमेंट करती है गवर्नमेंट, क्या उससे ज्यादा इन्फ्लेशन आता है। सेकंड ऑप्शन, बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, कि अगर हमारे बजट में कुछ डेफिसिट आ जाता है तो उसे फाइनेंस करने के लिए हम लोग पब्लिक से जो बोरोइंग्स लेते हैं, और वो बोरोइंग्स किसके फॉर्म में लिए जाती है, बॉन्ड्स के फॉर्म में, गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं, क्या उनसे इन्फ्लेशन ज्यादा आएगा। या फिर गवर्नमेंट अगर बैंक से बोरो करती है अपने बजट डिफिसिट के गैप को फिल करने के लिए वो। या फिर सबसे लास्ट ऑप्शन, क्रिएशन ऑफ न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अब ये क्रिएशन ऑफ न्यू मनी का मतलब क्या है कि आरबीआई को बोल के और ज्यादा पैसे का प्रिंटिंग करवाना। तो अब आपको याद आ रहा होगा हमारा इन्फ्लेशन टैक्स वाला चैप्टर। तो हमने अपने इन्फ्लेशन टैक्स वाले चैप्टर में देखा था कि अगर आरबीआई बहुत ज्यादा पैसे क्रिएट करती है, बहुत ज्यादा पैसे प्रिंट करती है, तो उससे कैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा इसमें, ऑप्शन डी। अगर आपको याद हो तो हमने अपने इन्फ्लेशन टैक्स में ये कंप्लीट कवर किया हुआ है। हमने इस वीडियो में देखा था कैसे गवर्नमेंट जो अपने फिस्कल डिफिसिट को फुलफिल करती है ज्यादा से ज्यादा मनी क्रिएट करके, तो उससे इन्फ्लेशन होता है। तो आपने अगर चैप्टर को, हमारे कंप्लीट इकोनॉमी सीरीज को शुरुआत से देख रखा है, तो आप देख सकते हैं कितने आसानी से आप सारे पीवाईक्यू को सॉल्व कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कि अगर ज्यादा से ज्यादा मनी क्रिएट की जाती है हमारे बजट डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए, तो उससे हमारा इन्फ्लेशन राइज करता है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इज मोस्ट लाइकली टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ एन इकोनॉमिक रिसेशन। इकोनॉमिक रिसेशन के समय इन चारों ऑप्शन में से कौन सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स लेना चाहिए। सबसे पहला, कट इन टैक्स रेट्स, और साथ ही साथ इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो क्या ये करना चाहिए गवर्नमेंट को। सेकंड, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, कि जितने पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक्सपेंडिचर को बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन सी, इंक्रीज इन टैक्स रेट्स, क्या टैक्स रेट्स बढ़ा देने चाहिए और साथ ही साथ इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस करना चाहिए। या फिर सबसे लास्ट, रिडक्शन ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स, कि जितने भी पब्लिक प्रोजेक्ट्स हैं उन पे खर्चे कम करने चाहिए। तो पहले आप पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। नाउ ओके, अगर अब हम चारों ऑप्शन को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा। तो पहले हमें ये देखना होगा कि आखिर इकोनॉमिक रिसेशन होता क्या है। रिसेशन, इट इज अ फॉल इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट फॉर 2 और मोर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स। मतलब अगर 2 क्वार्टर से ज्यादा में हमारी जीडीपी की जो वैल्यू है उसमें अगर गिरावट आ रहा है, अगर उसमें फॉल आ रहा है, तो वैसे सिनेरियो को हम बोलते हैं कि अभी इकोनॉमी में रिसेशन चल रही है। ओके, तो रिसेशंस आर ब्रॉट ऑन बाय हाई इंटरेस्ट रेट्स बिकॉज दे रिड्यूस लिक्विडिटी। और रिसेशन का मेन कारण क्या होता है, रिसेशन का मेन कारण होता है कि अगर सारे चीजों पे इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई हो गए हैं, तो उससे क्या होगा, अब हमारे इकोनॉमी में लिक्विडिटी कम हो जाएगी, मतलब पैसे का जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, और क्वांटिटी ऑफ मनी अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब कितने पैसे हमारे पास अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए। इसे आप एक एग्जांपल से समझिए।
अगर मान लीजिए आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है, तो पहले वो 5% पे था, तो आप आराम से वो पर्सनल लोन ले लेते थे और उससे खर्चे करते थे। बट अब वही 5% की जगह वो बढ़ के 25% हो गया है। तो आप तो अपने आप को रेजिस्ट करिएगा कि नहीं नहीं, पर्सनल लोन नहीं लेते हैं, 25% देना पड़ेगा। तो पहले आप जो इस 5% से जो आपको वो पैसा मिलता था उसे आप स्पेंड करते थे, अब वो इकोनॉमी में स्पेंड नहीं हो रहा है, और इसके कारण हमारे जीडीपी में ग्रोथ नहीं हो पा रहा है और अल्टीमेटली रिसेशन आ रहा है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो ये तो रिसेशन को और ज्यादा बढ़ाएगी। और हम लोग को क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हम लोग कौन से स्टेप लेंगे इसको कंट्रोल करने के लिए। तो जहां भी हमें ये दिखेगा कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जा रहा है, तो उस हिसाब से हमारा सबसे पहला ऑप्शन में क्या था, इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, तो ये तो नहीं होगा। उसके बाद सेम एक है ये रिडक्शन इन इंटरेस्ट रेट, तो इसको भी हम होल्ड पे लेके चलते हैं। अब हम अपने थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। इसमें क्या है, टैक्स रेट्स में इंक्रीज करना। तो अगर हम टैक्स रेट्स को बढ़ाएंगे, इसका मतलब क्या है कि अगर मेरे 50,000 सैलरी में पहले मुझे 10,000 देना पड़ता था टैक्स, और इससे बढ़ा के अब कर दिया है 30,000, तो मेरे पास तो पैसे तो अब और कम हो गए, अब मेरे पास सिर्फ 20,000 ही रह गया है। तो इससे तो मैं और ज्यादा कुछ नहीं एक्सपेंड कर सकता हूँ। तो जाहिर सा बात है, अगर टैक्स रेट्स को बढ़ाया जाएगा तो ये भी सही स्टेप नहीं है रिसेशन के समय। अब हमारे पास बच जाता है, एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जाए या उसे घटाया जाए। तो जाहिर सा बात है, गवर्नमेंट जब भी कोई पब्लिक प्रोजेक्ट में स्पेंड करती है तो उससे क्रिएट होता है क्या, एम्प्लॉयमेंट। अगर जैसे कि कोई रोड बनती है या फिर कोई ब्रिज बनता है, तो इसमें क्या हो रहा है कि बहुत लोगों को इसमें रखा गया एज अ वर्कर, एज एन इंजीनियर, तो उनसे उनको क्या एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है। और रिसेशन के समय सबसे मेन प्रॉब्लम ही क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट कम होते जाती है। तो अगर हम अपने एक्सपेंडिचर पे खर्चा करेंगे, गवर्नमेंट पब्लिक प्रोजेक्ट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएगी, तो इकोनॉमिक रिसेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन पब्लिक प्रोजेक्ट्स। आई होप आप सब समझ गए होंगे। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to the Indian economy, demand pull inflation can be caused/increased by which of the following? अब आपको कुछ याद आ रहा है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन हमने ये पूरा का पूरा कवर कर रखा है। आपको याद दिला दिया जाए इस स्लाइड के द्वारा। हमने ये पढ़ा था कि जब सप्लाई कम रहती है और डिमांड ज्यादा रहता है, तब क्या होता है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। ठीक है, तो हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। ये बस आपको याद कराने के लिए दिखाया था कि जब हम लोग पढ़ रहे थे इन्फ्लेशन चैप्टर अपना, तो हमारे क्वेश्चन में ये है कि इनमें से कौन कौन से जिम्मेदार हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन को बढ़ाने के लिए। मतलब इनमें से कौन कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन्फ्लेशन के, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के, मतलब उसके बढ़ने या घटने से डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा या घटेगा। सबसे पहला है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज। एक्सपेंशनरी पॉलिसीज आरबीआई की वैसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें कि ज्यादा से ज्यादा मनी आती है इकोनॉमी में, और ये हम अच्छे से पढ़ेंगे अपने मॉनेटरी पॉलिसी वाले चैप्टर में। बट अभी सिर्फ आपको ये बता दिया जाए कि एक्सपेंशनरी पॉलिसीज में हमारी क्या होती है, मार्केट में और ज्यादा पैसे ऐड होते हैं, मार्केट में मनी ऐड होती है। और जहां अगर मनी ज्यादा ऐड होगी, मतलब मनी का वैल्यू कम होगा, इसका मतलब क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जाहिर सा बात है कि अगर सरकार एक्सपेंशनरी पॉलिसीज करेगी तो हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, क्योंकि ज्यादा लोगों के पास अब मनी आ गया ना। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा होगा। तो सबसे पहले हम लोग एलिमिनेट करेंगे ऑप्शन बी। क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑप्शन है ही नहीं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट, फिस्कल स्टिमुलस। फिस्कल स्टिमुलस क्या होता है, तो गवर्नमेंट जो पैसे इन्फ्यूज करती है इकोनॉमी में, हमने देखा था कोविड के समय गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स लेके आए थे, स्कीम्स लेके आया था, रोड साइड हॉकर्स के लिए, सब्जी वालों के लिए, स्मॉल एंड माइक्रो बिजनेसेस के लिए। तो वो क्या था, वो था फिस्कल स्टिमुलस। मतलब गवर्नमेंट कुछ मनी इकोनॉमी में डाल रही है एज अ लोन, शॉर्ट टर्म लोन या फिर एड, ताकि इकोनॉमी ग्रो कर सके। तो इसमें भी मतलब फिस्कल स्टिमुलस का मेन मतलब क्या हुआ कि इसमें भी हमारी मनी प्लस हुई, इकोनॉमी में पैसे आ रहे हैं, और इकोनॉमी में अगर पैसे ज्यादा आ रहे हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो सेकंड ऑप्शन भी हमारा हो जाएगा सही। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन थर्ड, इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस क्या होते हैं, जिन वेजेस को इन्फ्लेशन के रेट पर सेट किया जाता है। मतलब अगर इन्फ्लेशन 10% बढ़ेगी तो उनकी वेज भी 10% बढ़ेगी।
वैसे वेजेस को, सैलरी को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस। तो हमें ये डायरेक्टली देख के पता चल रहा है कि इन्फ्लेशन इंडेक्सिंग वेजेस का इन्फ्लेशन से तो कोई लेना देना नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन तो हमारा नहीं होना चाहिए। तो थर्ड किस में है? थर्ड ऑप्शन सी में है, थर्ड ऑप्शन डी में है। तो हमें मिल गया अपना आंसर ए, 1, 2 एंड 4। और एक बार ऑप्शन 4 देख भी लेते हैं। यह है हायर परचेजिंग पावर। ये तो एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है। हायर परचेजिंग पावर होगी, इसका मतलब हमारे पास डिमांड ज्यादा होगी, ज्यादा लोग के पास पावर है किसी भी सामान को खरीदने का, तो उससे क्या होगा? इन्फ्लेशन, डिमांड पुल इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो हमारा सही ऑप्शन 1, 2 एंड 4 ओनली। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट इन डब्ल्यूपीआई। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि सीपीआई में फूड का जो वेटेज है वो डब्ल्यूपीआई से ज्यादा है। तो क्या ये सही है या नहीं? लेट्स सी। सेकंड क्या बोल रहा है कि डब्ल्यूपीआई में सर्विसेज नहीं होते हैं। मतलब जैसे कि सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, तो डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स होते हैं। और तीसरा क्या बोल रहा है? द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नाउ अडॉप्टेड डब्ल्यूपीआई एज इट्स की मेजर। तो ये जहां आपने ये देखा कि डब्ल्यूपीआई को इन्फ्लेशन का की मेजर माना गया था, तो नहीं, हमने देखा था आरबीआई ने सीपीआई को माना था इन्फ्लेशन मेजर करने के लिए। तो थर्ड तो डायरेक्ट यहीं पे गलत हो जाता है, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। तो ऑप्शन सी निकल गया, ऑप्शन डी निकल गया। अब हमारा बच गया ऑप्शन ए और बी। तो इसमें भी टू, इसमें भी है टू, इसमें भी है, मतलब टू तो ऑटोमेटिकली अब सही हो गया। और ये आपको याद भी रखना है कि डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स को इंक्लूड किया जाता है और सीपीआई में गुड्स एंड सर्विसेज दोनों को। तो सेकंड हमारा सही हो गया। अब बच गया वन, सारा दारोमदार इस पे आ रहा है। द वेटेज ऑफ फूड इन सीपीआई इज हायर देन दैट इन होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो अगर आपको याद होगा, हमने अपने डब्ल्यूपीआई वाले चैप्टर में ये देखा था कि प्राइमरी आर्टिकल्स दैट इज फूड आर्टिकल्स में डब्ल्यूपीआई में सिर्फ 22.62% है, और बाकी सारे किस में जा रहे थे? मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में और फ्यूल एंड पावर में। तो ये एक हमें थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाना था इसमें कि डब्ल्यूपीआई में तो ओवरऑल सारे गुड्स को लिया जा रहा है होलसेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें फूड आर्टिकल का वेटेज कम होगा रेदर देन बाकी सारे मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स। तो ये सही स्टेटमेंट है। सीपीआई में ज्यादा वेटेज होता है फूड का अगर कंपेयर किया जाए डब्ल्यूपीआई से। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू इन्फ्लेशन इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर इन्फ्लेशन के रेफरेंस में बात किया जाए तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? पॉज कीजिए पहले आप एक बार। ओके, नाउ ऑप्शन फर्स्ट, कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओनली। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है, क्या ये सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर है द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज नो रोल इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। ये भी सरासर गलत है, क्योंकि हमको ये पता है कि आरबीआई ही मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज करती है। तो ये तो सीधा सीधी गलत हो गया कि इन्फ्लेशन जिसको कंट्रोल करना है उसे ही बोला जा रहा है कि उसका कोई रोल नहीं है। अब हमारे पास बच गए दो ऑप्शन, डिक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन या फिर इंक्रीज्ड मनी सर्कुलेशन। अगर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, हमें ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट जानना है कि अगर मार्केट में मनी ज्यादा है, मनी अगर ज्यादा है तभी इन्फ्लेशन होगा, मनी अगर ज्यादा है तभी इसकी वैल्यू कम हो गई है। तो अगर हमको इसको रोकना है, इसके अगेंस्ट काम करना है, मतलब हम लोग मनी सर्कुलेशन को घटा देंगे, डिक्रीज करेंगे। तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी, डिक्रीज मनी सर्कुलेशन हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द इन्फ्लेशन। इससे क्या होगा? अगर अभी मार्केट में सारे के पास 50,000 सबके पास है, इसमें से मनी सर्कुलेशन को निकाल दिया गया, तो अब सभी के पास कितने पैसे बचे? 20,000 ही बचे। तो उनका परचेजिंग पावर कम हो गया, और परचेजिंग पावर कम होगा तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कम होगा। इस तरीके से इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स। अगर आपने सबसे पहला वीडियो जिसमें हमने बात किया था इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन पे, उसमें आपको ये डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने मेंशन किया था कि इन्फ्लेशन किसे बेनिफिट करती है और किसके लिए ये लॉस होता है। तो इन दोनों में हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ 1 एंड 2, और नाइदर वन नॉर टू। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, वन ओनली। मतलब इन्फ्लेशन सिर्फ
डेटर्स को ही बेनिफिट करता है। अब ये डेटर्स कौन होते हैं? जिन्होंने कुछ पैसे उधार में लिए हैं, जिन्होंने डेट में लिया है। लेट सपोज मैंने किसी से 50,000 डेट में लिए थे, ओके, और इससे मुझे रेट के साथ 10% इंक्रीज के साथ 55,000 वापस से रीपे करने थे अगले 1 साल बाद या 2 साल बाद। बट आगे 1 साल 2 साल में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया कि मेरी सैलरी ही बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। मेरी सैलरी ही जो पहले 40,000 थी वो अब 80,000 हो गई, और मुझे तो इसे बस 55,000 ही पे करना है, जो कि मैंने पिछले साल के रेट के अनुसार लिया था। बट इन्फ्लेशन के कारण क्या हो गया है कि अब मनी की वैल्यू ही कम हो गई है। अब 80,000 भी उस लायक नहीं है जो उस टाइम पे मेरे लिए 55,000 था। तो अब मैं इसे आसानी से 55,000 रुपीज दे दूंगा, फिर भी मेरे पास पैसे बच जाएंगे। तो हम ये देख सकते हैं कि डेटर का हमेशा फायदा होता है इन्फ्लेशन के दौरान। तो इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेटर्स। और अगर अब बात किया जाए बॉन्ड होल्डर्स के साथ, तो बॉन्ड होल्डर्स क्या होते हैं? बॉन्ड होल्डर्स हैव लेंट मनी टू डेटर्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने ये एक गवर्नमेंट बॉन्ड खरीद रखा है, ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जब आपने ये बॉन्ड खरीदा होगा तो सरकार को इसके बदले 20,000 रुपीज दिए होंगे, और सरकार ने आपको ये एक बॉन्ड दिया होगा, और गवर्नमेंट ने आपको ये बोला होगा कि इस पे आपको 5,000 इंटरेस्ट लगा के 25,000 मिलेगा। मतलब इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में डेटर कौन है? गवर्नमेंट। उधार कौन ले रही है? गवर्नमेंट। आप क्या बन गए हैं? लेंडर। आपके पास क्या है? बॉन्ड है, आप बॉन्ड होल्डर हैं। तो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं? ये होते हैं लेंडर्स, ये याद रखना है। तो लेंडर्स को क्या होता है? नुकसान होता है। तो ये लिखा हुआ है इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, मतलब सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा फॉल्स है। सो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? ए, दैट इज वन ओनली। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू द मोस्ट इन्फ्लेशनरी इन इट्स इफेक्ट? ये सेम क्वेश्चन 2013 में रिपीट किया गया जो हमने सबसे पहले देखा था, कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा इन्फ्लेशनरी है? क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। तो आप देख सकते हैं कैसे यूपीएससी में भी क्वेश्चन रिपीट होती है। तो इसीलिए हमें सारे पीवाईक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करना है। अब है लास्ट क्वेश्चन हमारा। इंडिया हैज एक्सपीरियंस्ड परसिस्टेंट एंड हाई फूड इन्फ्लेशन इन द रिसेंट पास्ट, व्हाट कुड बी द रीजंस? इसका मतलब है कि इंडिया ने कुछ परसिस्टेंट हाई फूड इन्फ्लेशन को एक्सपीरियंस किया है हाल के सालों में, और इसका कारण क्या हो सकता है? सबसे पहला, ड्यू टू अ ग्रेजुअल स्विच ओवर टू द कल्टीवेशन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स, द एरिया अंडर कल्टीवेशन ऑफ फूड ग्रेन्स हैज स्टेडीली डिक्रीज्ड इन लास्ट 5 years by about 30%. दूसरा, as a consequence of increasing income, the consumption pattern of the people have undergone a significant change. और तीसरा, the food supply chain has structural constraint. तो अब हमें इसे अलग अलग सब्जेक्ट्स के भी कुछ पॉइंट्स को मिला के देखना होगा। हमने ये देखा था कि इंडिया में स्टोरेज की बहुत कमी है, इंडिया में जो फूड होता है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और इसका मतलब ये है कि हमारे फूड सप्लाई चेन में कुछ स्ट्रक्चरल कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो सही होगा। तो थर्ड ऑप्शन सही इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो ऑप्शन ए हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हम लोग मूव ऑन करेंगे सेकंड, कि क्या इनकम बढ़ने से हमारा कंजम्पशन पैटर्न चेंज हो रहा है लोगों का? तो ये भी सही है। अगर हम लेट सपोज पहले 10,000 कमाते थे, अब हम 50,000 कमाते हैं, तो मेरे कंजम्पशन पैटर्न में तो बहुत चेंज होगा। तो जो सेकंड ऑप्शन है ये भी सही होगा। तो मतलब 2 और 3 होगा। तो 2 और 3 इन दोनों में है, 1 एंड 3 है, तो इसको भी अभी हम काट के चलेंगे। ठीक है, अब हमारे पास बच गया 1 2 एंड 3 और 2 एंड 3। तो फर्स्ट में हम ये देख रहे हैं कि ये लास्ट 5 ईयर में स्टेडली डिक्रीज किया है। स्टेडली डिक्रीज का मतलब कि लगातार घटते ही जा रहा है एक सेम रेट पे, और वो भी 30%। तो सिंस ये क्वेश्चन है 2011 का, तो अभी ये फैक्चुअल डेटा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है, बट हमें एक ये कॉमन माइंडसेट देखना है कि हम कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। क्या आप ये सोचिए कि लगातार 5 साल तक स्टेडली 30% अगर डिक्रीज करेगा, तो वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा ट्रेजेडी नहीं हो जाता? तो हमें ये क्या थोड़ा एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट लग रहा है। तो हम लोग ये मान के ही चलेंगे कि नहीं, ये फर्स्ट इतना ज्यादा तो नहीं होगा। हालांकि इस मेथड को मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ फुली, बट इन सम केसेस जहां पे आपको कुछ एक देखने से ही पता चल जाता है, आपको थोड़ा मोड़ा तो रिस्क लेना पड़ेगा। तो इसकी मदद से हम लोग ये इन्फर कर सकते हैं कि ये 30% तो नहीं होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। तो बच कर जाता है ऑप्शन 2 एंड 3।
और वही हमारा करेक्ट आंसर भी है। सो यही सारे क्वेश्चंस थे जो कि हमारे सिर्फ इन्फ्लेशन चैप्टर से पूछे गए हैं लास्ट 15 ईयर्स में। तो हम देख सकते हैं कि इस चैप्टर का कितना इंपॉर्टेंट वेटेज है हमारे प्रीलिम्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को एक दो बार और देखना है और जितने भी छोटे छोटे माइन्यूट पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं उसको अपने कॉन्सेप्ट में ऐड ऑन करना है, ताकि आपको अगर फ्यूचर में अगर नेक्स्ट साल 2025 में ये क्वेश्चन आए तो आपसे वो छूटे ना और आपको पता हो कि अच्छा मैंने ये पढ़ा था कि इसका कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। बाकी बने रहे हमारे चैनल पार्ट 2 यूपीएससी पे। सो अब मिलते हैं हम अपने नए चैप्टर में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन एंड हैव अ गुड लाइफ। फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू पाथ टू यूपीएससी। यहाँ आपको मिलता है यूपीएससी से रिलेटेड सारे कंप्लीट कोर्सेज और करंट अफेयर्स। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको सारे पीडीएफ मिलते रहें और आप हर एक नए वीडियो से अपडेटेड रहें।